क्लास 9th सब्जेक्ट SST डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इस चैप्टर में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में रीड करना है। हम देखते हैं कि किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन यानी कि संविधान का जो डिज़ाइन होता है वो किस तरह से तैयार किया जाता है, संरचना कैसे तैयार किया जा सकता है, कैसे तैयार किया जाता है। इसमें हम एक कंट्री है साउथ अफ्रीका जिसके बारे में हम रीड करेंगे। उसमें एक बड़े अच्छे लीडर थे जिनका नाम नेल्सन मंडेला है। उनका नाम अक्सर सामने आता तो हम उनके बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, देखते हैं और ओवरव्यू इसमें क्या क्या दिए गए हैं। वी नोटिस इन दी प्रीवियस चैप्टर दैट इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। हमने प्रीवियस चैप्टर में रीड किया था क्या होता है डेमोक्रेसी में जो रूलर होते हैं वो कुछ भी करने को फ्री नहीं होते हैं। यानी क्या होता है जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कोई भी रूलर कोई भी वर्क नहीं कर सकता है ना। उसको जो है कोई भी निर्णय डिसीजन लेने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए कई लोगों से क्या होता है सहमति लेनी पड़ती है, एग्रीमेंट लेना पड़ता है, फिर जाके क्या होता है कोई रूल वहाँ पे लागू हो सकता है, कोई वर्क हो सकता है। तो इसमें क्या हुआ कोई भी पर्सन एवरी वर्क करने के लिए क्या होता है फ्री नहीं होता है। लोग क्या होते हैं एक दूसरे से सिस्टम से बंधे होते हैं। There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow। ये क्या होते हैं कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिसको सिटीजन, नागरिक और गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट और सिटीजन सभी क्या करते हैं इसको फॉलो करते हैं जो वहाँ पे बेसिक रूल्स होते हैं। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो बेसिक रूल्स होते हैं इन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान कहते हैं। As the supreme law of country, the constitution determines of the rights of citizens, the powers of the government and how the government should function। क्या देखना है इसमें? As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizens, the powers of the government and how the government should function। इट मीन्स क्या हुआ किसी भी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है यानी कि जो संविधान होता है वो क्या होता है वो सुप्रीम लॉ होता है। क्या होता है सुप्रीम लॉ होता है। उस देश में सर्वे सर्वा होल्ड एंड सोल क्या होता है वही संविधान होता है यानी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या डिटरमाइन की जाती हैं राइट्स ऑफ सिटीजन। इट मीन्स सिटीजन जितने भी होते हैं उनके राइट्स क्या क्या हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए गए होते हैं। और देखा जाए तो पावर्स ऑफ गवर्नमेंट की क्या क्या पावर्स होंगी ये क्या होती हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिटरमाइन की जाती है। एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन और गवर्नमेंट के क्या क्या वर्क या फंक्शंस होने चाहिए ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताए जाते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के हम क्या करेंगे कुछ उसमें बेसिक क्वेश्चंस को आस्क करेंगे। डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइंस होते हैं उस पर हम क्या करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आस्क करेंगे पूछेंगे। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, ज़रूरत क्यों होती है। हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, और कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों ड्राफ्ट किए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। हु डिजाइंस देम एंड इन व्हाट वे, इन्हें कौन डिजाइन करता है और किस तरह से करता है। व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन द डेमोक्रेटिक स्टेट्स। फिर क्या होता है इस पर बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक स्टेट्स से जो लागू किए जाते हैं इनके शेप क्या होते हैं, इनके आकार कैसे होते हैं, इनका निर्माण कैसे किया जाता है। Once a constitution is accepted, can we make change later as required by the changing conditions। फिर क्या होता है हम कभी कभी क्या करते हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करते हैं उसको लागू कर देते हैं फिर हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं चेंजिंग भी कर सकते हैं। लेकिन चेंजिंग करने के कुछ कंडीशंस भी होते हैं, उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम उनमें चेंजिंग कर सकते हैं है ना। डायरेक्ट हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, चेंजिंग करने के लिए हमें जो कंडीशंस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है।
है। नेक्स्ट है वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। वन रिसेंट इंस्टेंस ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ अफ्रीका। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्टेट है, वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइनिंग की जो इंस्टेंट कंडीशंस हैं उसके बारे में हमको रीड करना है। वी बिगेन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीका वेंट अबाउट दिस आस्क ऑफ डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और देखना है कि साउथ अफ्रीका में क्या चीज़ें हैपन हुई, क्या चीज़ें घटित हुई कि साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के लिए वर्क करना पड़ा, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन फिर से वहाँ पे क्यों बनाना पड़ा, क्या क्या कंडीशंस वहाँ पे आई, हमको इसके बारे में रीड करना है इस चैप्टर में। देन वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। फिर हम ये देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, कैसे मेड हुआ था। व्हाट इज फंक्शन वैल्यूज आर, व्हाट इट्स फंक्शन वैल्यूज आर, इसके फंडामेंटल वैल्यूज क्या होते हैं इसके, एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क, एक कैसे ये गुड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए, वहाँ के सिटीजन्स के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क वहाँ पे लागू किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के द्वारा, ये सारे हमें इस चैप्टर में रीड करने हैं। देखते हैं डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन क्या है उसके बारे में हमको रीड करना है। आई हैव फाट, ये नेल्सन मंडेला ने खुद कहा हुआ है कुछ बातें। आई हैव फाट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। मैंने वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट और ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी क्या किया है, प्रोटेस्ट किया है, फाइट किया है। आई हैव चेरिश द आइडल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन व्हिच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities। मैंने क्या किया है, ऐसे डेमोक्रेटिक का निर्माण किया है, ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री का निर्माण किया है जिसमें वाइट और ब्लैक बोथ जो क्या हैं, दो समुदाय हैं, जो वो दो वर्ग हैं, वो क्या करते हैं, इक्वलिटी के साथ एक कंट्री में टुगेदर साथ साथ रहते हैं और इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ उसमें रहते हैं। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। इट इज़ एन आइडल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव। ये क्या होता है, ये कुछ आइडल्स हैं जिसके मैं होप करता हूँ, जो लोग क्या करते हैं उसको लिव पाने के लिए लोग क्या करते हैं, होप करते हैं। बट इफ़ नीड्स बी इट इज़ एन आइडल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। But if need be, it is an idol for which I am proud to do। अगर लेकिन क्या होता है, ये इसकी ज़रूरत होती है, पर्सन को इसकी ज़रूरत होती है, उसके लिए अगर मुझे डाई करना है तो मैं उसके लिए भी डाई करने को प्रिपेयर हूँ। दिस वॉज नेल्सन मंडेला, ये कौन थे, ये नेल्सन मंडेला थे। बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। उन्हें साउथ अफ्रीका की वाइट गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रिजन में, जेल में डाल दिया था। ही एंड 7 अदर लीडर्स वेयर सेंटेंस्ड टू लाइफ imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid regime in this country। और साउथ अफ्रीका कंट्री में वाइट और ब्लैक जो क्या थे, दो समुदाय थे, उन दोनों में क्या किया था, रंग भेद के लिए यानी कि कलर के आधार पे जो वहाँ पे फाइट हुई थी उसमें इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था और काफ़ी हद तक उसमें फ़ाइट भी किया था। उसके लिए वहाँ की वाइट गवर्नमेंट ने 1964 में इनको 7 अदर लीडर्स के साथ प्रिजन में डाल दिया था। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर्स इन साउथ अफ्रीकाज मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रॉबर्ट आइसलैंड। रोबेन आइसलैंड में एक क्या था, मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन था
जिसमें इन्होंने अपने 28 ईयर्स क्या किए, प्रिजन में स्पेंड किए, जेल में बिताए। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अब देखना अपार्थाइड का मतलब जो वाइट गवर्नमेंट होते हैं जिनकी स्किन वाइट होती है उनके खिलाफ क्या होता है, जो वो लोग उसी बेस पे क्या करते हैं, जो अंतर करते हैं, डिफरेंसेस करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, उसी को हम अपार्थाइड भी बोलते हैं। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिट टू साउथ अफ्रीका। देखा जो जाए तो अपार्थाइड जो था एक सिस्टम का नाम था जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ना, प्रजाति की विविधता जिससे क्या की जाती, शो की जाती थी। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियंस थे उन्होंने इस सिस्टम को वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के जो रहने वाले ब्लैक पर्सनस थे उन पे क्या किया, उस पर इम्पोज कर दिया, ज़बरदस्ती थोप दिया। ड्यूरिंग द 17th and 18th centuries द ट्रेडिंग companies from Europe occupied it when arms and force in the way they occupied India। जिस तरह से इंडिया में यूरोपीय पर्सन्स पहले क्या हुए, ट्रेड करने के लिए आए थे और धीरे धीरे उन्होंने फोर्स करके क्या किया, यहाँ पे राज करने लगे, रूल करने लगे। उसी तरह साउथ अफ्रीका में भी ये लोग ट्रेड के विचार से गए थे और उन्होंने फिर वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को, वहाँ के लोगों को प्रेस किया, वहाँ के लोगों को फोर्स किया और वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। बट अनलाइक इंडिया a large number of whites and had settled in South Africa and became the local rulers। इंडिया की तरह ही ए लार्ज नंबर में जो वाइट यूरोपियन थे वो वहाँ पे क्या हो गए, वहाँ पे रहने लगे, वहाँ के लोकल रूलर्स हो गए। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। वहाँ पे अपार्थाइड का मतलब होता है स्किन के बेस पे वहाँ के पर्सन्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट था जिनकी स्किन वाइट थी और दूसरे पार्ट में ऐसे पर्सन थे जिनकी स्किन ब्लैक थी, तो इन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। वहाँ के जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो कलर में ब्लैक थे। दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेयर कॉल्ड ब्लैक्स। वहाँ की जो 3/4 पॉपुलेशन थी वो ब्लैक थी, है ना, ये वहाँ के लोकल रूलर्स थे, उन्हें ब्लैक्स के नाम से कॉल किया जाता था, बुलाया जाता था। बिसाइड्स दिस 2 ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वेयर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु इमाइग्रेट फ्रॉम इंडिया। उनमें देखा जाए तो एक थर्ड रेस भी थी जो उनसे मिलती जुलती थी, जिससे जो क्या होती थी, इंडिया से जो लोग वहाँ पे जाके बस गए थे, वहाँ पे माइग्रेट हुए थे, उन्हें कलर्ड कहा जाता था। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स। उन्होंने जितने नॉन वाइट रूलर्स थे उन्हें इन्फीरियर्स की तरह से क्या किया, ट्रीट किया। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। वहाँ पे जो नॉन वाइट्स थे उन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, उन्हें राइट नहीं था कि वो वोटिंग कर सकें। यहाँ जान लीजिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे कि उन्हें वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। अपार्थाइड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली अप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। अपार्थाइड सिस्टम जो था ब्लैक्स के देखा जाए तो एकदम अगेंस्ट थी, उनके अगेंस्ट थी, उन्हें कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। दे वेयर फॉरबिडन फ्राम लिविंग इन वाइट एरियाज। उन्हें वाइट एरियाज में छुप के रहना पड़ता था, उन्हें वाइट एरियाज में छुप के रहना पड़ता था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ़ दे हैड अ परमिट। वो वाइट एरियाज में तभी वर्क कर सकते थे जब उन्हें परमिट दिया गया होता था। ट्रेन, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरी, सिनेमाज, हॉल्स, थिएटर, बीचेज, स्विमिंग पूल्स, टॉयलेट्स वेयर ऑल सेपरेटेड फॉर दी वाइट एंड ब्लैक्स। देखे जाएँ जितनी सुविधाएँ थी वाइट और ब्लैक के लिए ये क्या थी, सभी के लिए ये सेपरेट थी, अलग थी। दिस वाज क्यूरियर serious, they could not have visited the churches where the whites worshipped।
देखा जाए तो जहाँ पे ऐसे चर्च जहाँ पे वाइट पर्सन्स क्या करते थे, वर्शिप करते थे, वहाँ पे ब्लैक पर्सन्स को जाने की परमिशन नहीं थी। ब्लैक्स कुड नॉट फ्रॉम एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सेंचुरीज गवर्नमेंट। ओके, सेंसिटिव ओके गवर्नमेंट, यानी कि जो वाइट गवर्नमेंट थी इनके प्रति भी सेंसिटिव नहीं थी, ये सेंसिटिव थी तो सिर्फ वाइट पर्सन्स के लिए। Since 1950 the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system। देखा जाए तो 1950 में ब्लैक्स जो थे और जो कलर थे उसमें जो इंडियन भी थे उन्होंने क्या किया, apartheid सिस्टम के खिलाफ वहाँ पे फाइट किया। They launched against marches and strikes, वहाँ पे उन्होंने मार्चेज और स्ट्राइक्स को लॉन्च किया। The African National Congress ANC was the umbrella constitution that led the struggle against the policies of ओके सर जी सेग्रीगेशन। वहाँ पे उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारे स्ट्राइक्स किए, मार्च किए, क्या हो अपार्थाइड सिस्टम जो इसको बंद किया जाए। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें बहुत सारे वर्कर्स यूनियन के वर्कर्स, कम्युनिस्ट पार्टी है ना, बहुत सारे लोग इसमें क्या हुए, इन्वॉल्व हुए, इसमें शामिल हुए। मैनी sensitive fights also joined the ANC to oppose apartheid and played a leading role in this struggle। और इसमें बहुत सारे सेंसिटिव जो वाइट पर्सन्स थे उन्होंने भी इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट को ये कहा कि ये जो आपको apartheid सिस्टम से इसको बंद किया जाए। ओके, several countries denounced apartheid as unjust and but the white government continued to rule by determination, including and killing thousands of black and colored people। इसमें देखा जाए वीडियो स्कूल वाला, देखा जाए तो इस फाइट में जो नियर अबाउट थाउजेंड्स पीपल ऐसे हुए, ब्लैक्स जो कलर थे उनको इसमें किल कर दिया गया है ना, इस फाइट में उनको किल कर दिया गया। नेक्स्ट है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की ओर हमें देखना है कि पर्सन्स क्या करते हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम कैसे आगे बढ़ते हैं। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैड इंक्रीज्ड, धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट था, विरोध था, स्ट्रगल था अपार्थाइड के विरुद्ध, ये क्या हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज होता रहा, बढ़ता गया। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर थ्रो रिप्रेशन। उनको जो वहाँ पे वाइट पर्सन्स थे और पर्सन्स की जो गवर्नमेंट थी उनको धीरे धीरे ये रियलाइज हो गया कि जो ब्लैक पर्सन्स हैं उनको हम अपने अंडर में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं, है ना, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए, राइट्स के लिए फाइट करने के लिए रेडी है, तो हम उन्हें ज़्यादा समय तक बांध के नहीं रख सकते हैं, अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं। द वाइट रिजाइम चेंज इट्स पॉलिसीज, तो उसने अपने पॉलिसीज़ को चेंज किया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेयर रिपील्ड, बैन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड restrictions on the मीडिया वेयर लिफ्टेड। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी पे भी क्या किया, बैन किया, और जो मीडिया थे उन्हें क्या किया, लिफ्ट कर दिया गया। आफ्टर 28 years imprisonment, नेल्सन मंडेला वर्कड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 years के इम्प्रिजनमेंट के बाद, जेल से निकलने के बाद नेल्सन मंडेला ने एक फ्री पर्सन की तरह से वर्क करना स्टार्ट किया। फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1904 द न्यू इंटरनेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफ्यूल्ड, मेकिंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन दी वर्ल्ड। देखा जाए तो 26 अप्रैल 1904 में क्या हुआ, वहाँ पे पूरे दुनिया पे, पूरे वर्ल्ड में एक न्यू डेमोक्रेसी का क्या हुआ, बॉर्न हुआ, जन्म हुआ, जिसे हम साउथ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एंड, अब जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी वो क्या हुई, एंड हो गई, ख़त्म हो गई। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, वहाँ पे जो रेशियल गवर्नमेंट थी उसको क्या किया गया, फॉर्मेशन उसको ख़त्म कर दिया गया, और फिर मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को वहाँ पे लागू किया गया, स्टार्ट किया गया। हाउ दिस कम अबाउट,
ये कैसे आया। लेट अस हियर मंडेला। अब हम मंडेला को हियर करते हैं, सुनने का प्रयास करते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो फर्स्ट न्यू प्रेसिडेंट थे। ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसलेशन। देखते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसलेशन में क्या क्या चीज़ दी गई, हम उसके बारे में रीड करते हैं। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेबरिंग अ पीसफुल transition from apartheid to democracy, anxiety because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in other। उन्होंने कहा कि हम उनके गुलाम इसलिए हुए, उनके हम स्लेव इसलिए हुए, उन्होंने हमें ऊपर इसलिए राज किया क्योंकि हम अदर पर्सन्स में गुडनेस क्या करते थे, सर्च करने लगे थे। ये क्या होता था, हमारी कमी थी, हम अदर पर्सन में गुडनेस ढूंढ रहे थे। अफ्रीकन्स नेवर गिव अप इट्स द बिलीफ इन गुडनेस। और कहते हैं कि अफ्रीकन्स कभी भी एक गुडनेस की तलाश में क्या करें, बिलीव ना करें। दैट दे चेरिश दैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज़ द सेरेस्टेंस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। और कहा कि ये जो वर्क हम करते हैं ये कॉमन स्टोर की तरह क्या होगा, स्टोन की तरह डेमोक्रेसी में वर्क करेगा। After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders applied to follow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed white in power। जब ब्लैक पर्सन्स पावर में आए वहाँ के जिनकी इसकी वाइट थी, तो जो है ब्लैक पर्सन्स ने ये सोचा कि जो अपार्थाइड सिस्टम था, जो वाइट पर्सन्स थे उन्हें क्या किया जाए, जो उन्हें यहाँ से निकाला जाए, है ना, आउट किया जाए। They said, "Let us build a new South Africa based on equality of all races and men and women." उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे सभी को इक्वलिटी का अधिकार दिया जाए, यानी कि जो ब्लैक और वाइट उनको भी, और मेन और वीमेन है उन्हें भी क्या किया जाए, इक्वलिटी का अधिकार दिया जाए। ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन एंड brutal killing and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। इस तरह से सबकी सहमति से एक न्यू और कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। देखते हैं, आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस द वर्ल्ड हैज़ नेवर एवर हैड। तो देखा जाए तो 2 years के डिस्कशन और डिबेट के बाद वे एक डिस्कशन पे पहुँचे, एक डिसीजन पे पहुँचे कि उन्हें किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना है। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने अफ्रीका के जो पर्सन्स हो किसी भी कंट्री में रहते हों, उन्होंने उन सबको क्या किया, राइट्स देने का डिसीजन लिया। Together, they decided that in the said search for a solution to the problems, nobody should be exhausted। उन्होंने क्या कहा कि प्रॉब्लम के सोल्यूशन के चक्कर में किसी भी पर्सन्स को क्या है, ओके जो है उन्हें किसी पर्सन को एक्सक्लूड होने की ज़रूरत नहीं है। नो वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन। किसी पर्सन को डेमन की तरह क्या करना है, ट्रीट नहीं करना चाहिए। दे एग्रीड दैट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट हैव डन फॉर सोल्यूशन। ओके, उन्होंने कहा कि एवरी पर्सन को एज ए सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन वर्क करना होगा। ऐसा करें कि एवरी पर्सन क्या हो, एक सोल्यूशन के रूप में वर्क करे। वाट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। और हमें ये माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, हमें ये भी ध्यान में रखना कि हमने पास्ट में क्या किया था उसको भी रिप्रेजेंट करना है। द प्रेम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सेम अप दिस स्पिरिट। जो वहाँ का प्रेम्बल है साउथ अफ्रीका का, जो आपके पेज नंबर 28 पे दिया गया है, क्या था, इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट या आत्मा कही जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है
द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका के जो कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में सभी को इंस्पायर करता है। वहाँ से देखा जाए तो हमारी कंट्री इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने भी साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें क्या की हैं, ग्रहण की हैं, ऑब्टेन की हैं, गेन की हैं। ए स्टेट denounced by the entire world in 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। देखा जाए तो 1994 में ये एज ए डेमोक्रेसी के रूप में ये वहाँ पे क्या हुई, मॉडल के रूप में वहाँ पे रिप्रेजेंट हुई। व्हाट मेक्स दिस चेंज पॉसिबल वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर। और उसने वहाँ पे कंडीशन को पॉसिबल किया जिसकी वजह से लोग क्या हुए, एक साथ वर्क करने के लिए, एक साथ रहने के लिए, लिव करने के लिए वहाँ पर रेडी हुए। टू ट्रांसफॉर्म बेटर एक्सपीरियंस इनटू द बेंडिंग ग्लू ऑफ अ रेनबो नेशन। इस तरह से वहाँ पे एक रेनबो यानी कि खुशहाल नेशन का डेवलपमेंट हुआ। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन नेल्सन मंडेला सेड। अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन पे को देखते हुए, पढ़ते हुए नेल्सन मंडेला ने कुछ बातों को कहा है जो सामने नेक्स्ट दिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बात करता है, दोनों के बारे में स्पीक करता है। ऑन द वन हैंड it is a solemn fact in which we as South Africans declare one another that we shall never permit a repetition of our racial past and representative past। और एक वन हैंड पे देखा जाए तो हमने जो पास्ट में सारी चीज़ें रिप्रेजेंट की हैं, जो सारी चीज़ें की हैं उसका रिपीट करने का प्रयास नहीं करेंगे। बट इज द मोर देन दैट, लेकिन क्या है, इससे भी ज़्यादा क्या है, इट इज़ आल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री into one which is truly shared by all the people, a country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men। उन्होंने ये भी कहा ऐसे पर्सन जो ब्लैक और वाइट में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, मैन और वुमेन में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, ऐसे किसी फुलेस्ट जो कंट्री होगी उसका डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता है, उसका कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन देखा जाए तो हमें पढ़ना है व्हाट डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है, ज़रूरत क्यों होती है, देखते हैं। साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू। हमें क्या देखना है, साउथ अफ्रीका क्या है, एक गुड एग्जाम्पल है जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये हमारे लिए क्या क्या वर्क करता है। The pressure and to opponents this new democracy were planning to live together as equals। ये क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होता है जो वहाँ पे जिसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले सभी पर्सन्स को इक्वलिटी का राइट दिया जाता है। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। वहाँ पे एवरी पर्सन के लिए ये ट्रस्ट करना इस पर्सन के लिए क्या था, ये पॉसिबल नहीं था, है ना, ईजी नहीं था। दे हैड देयर फैक्ट, दे हैड देयर फियर्स, उन्हें क्या था, उनका फियर था। दे वांटेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट, वे अपने इंटरेस्ट को सेफ रखना चाहते थे। द ब्लैक मेजोरिटी वाट कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेजोरिटी रूल्स वाज नॉट कंप्रोमाइज्ड। उन्हें ये जो वहाँ की ब्लैक मेजोरिटी थी उन्हें ये शौक था, कीन था कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है, मेजॉरिटी जो है क्या है, वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही है। दे वांटेड सबस्टेंशियल सोशल एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, वो सोशल और इकोनॉमिक राइट्स चाहते थे। द वाइट मेजॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेस्ट इट्स प्रोवाइडिंग एंड प्रॉपर्टी। जो वाइट मेजॉरिटी थी वो क्या थे, प्रोटेक्ट और प्रेजेंट एंड प्रॉपर्टी को अपने यानी कि अपनी जो उनकी प्रॉपर्टी थी, जो सारी चीज़ें उनके पास थी उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे कि उनको जो है ब्लैक्स को ना दिए जाएँ या उसको डिवाइड ना किए जाए। ये क्या थे, उनके कुछ डिमांड्स थे, उनकी केन थी, शौक थी, जिसकी वजह से यह था कि उनको प्रॉब्लम्स ना आए और जिस स्तर पर बने हैं उसी स्तर पे बने रहें। ठीक, हमने कुछ इसका अध्ययन किया, कुछ चीज़ें जो बच रही हैं नेक्स्ट पार्ट में इसको रीड करेंगे।
हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में काफ़ी चीज़ें कवर की, जो बची हम आगे देखते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।